Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next and the last part of Polymers Unit. तो आज सुबह ही हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया है और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाकी बचा हुआ चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पॉलीमर्स का उसके बारे में बात करेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ पॉलीमर्स जो हमारे कमर्शियल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज अपने चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है। उस ज्वाइन बटन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको लेके मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डाउटनेट ऐप के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनेट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनबी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब दो टाइप्स के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। पहला है हमारा एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो। तो पहला हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इस पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चाहे वो सेम मोनोमर के हों चाहे वो अलग अलग मोनोमर्स के हों, उनको हम एक साथ ऐड कराते हैं एक बड़े स्केल पे और पॉलीमर बना देते हैं। अब जो मोनोमर्स हम यूज करते हैं इस कैटेगरी में, इस पॉलीमराइजेशन के लिए, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स हो गए या एल्काडाइंस हो गए या उनके डेरिवेटिव्स हो गए। कभी भी हम सैचुरेटेड मोनोमर जो है वो यूज नहीं करेंगे। नाउ दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ और चेन ग्रोथ can take place through the formation of either free radicals or ionic species। अब ये जो टाइप है पॉलीमराइजेशन का, इसमें क्या है, जो हमारी चेन लेंथ है वो बढ़ती है या फिर चेन की ग्रोथ होती है। तो ये दोनों चीजें हम दो तरीके से करा सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू या फिर आयनिक स्पीशीज के थ्रू। लेकिन जो फ्री रेडिकल वाला हमारा एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है, तो उसको पढ़ लेते हैं। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है, अ वैरायटी ऑफ एल्कीन्स और डाइईन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर और कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्ड ब्यूटाइल पेरोक्साइड एटसेट्रा। तो इसमें हम एल्कीन्स या डाइईन्स ले लेंगे या उनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे और उनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो उनका पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या इनिशिएटर जिसको हम बोल सकते हैं। और वो कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि फ्री रेडिकल जनरेट करे, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया या एसिटाइल पेरोक्साइड हो गया या टर्ड ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो गया, ये सारे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, जब हम इथीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं पॉलीथीन में, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसमें हम हीटिंग कराते हैं, या फिर इथीन और एक थोड़ा सा बेंजोइल पेरोक्साइड का मिक्सचर ले लेंगे, उसको हम लाइट से एक्सपोज कराते हैं। तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड बाय द पेरोक्साइड टू द इथीन डबल बॉन्ड, thus जनरेटिंग अ न्यू एंड लार्जर फ्री रेडिकल। तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें जो फिनाइल फ्री रेडिकल है जो कि पेरोक्साइड से फॉर्म हुआ है वो जाके हमारे इथीन डबल बॉन्ड पे चिपक जाएगा, उस पर जुड़ जाएगा और हमारा एक नया और बड़ा फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे चेन इनिशिएटिंग स्टेप। होता कैसे है वो मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ साथ के साथ। तो पहला है हमारा ये बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी कि C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसका पहले हमने फ्री रेडिकल बनाया, कैसे, 2C6H5 C डबल बॉन्ड O O, और ये डॉट इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। अब इससे हम फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे जो कि हुआ 2C6H5, ये हमारा फिनाइल फ्री रेडिकल हो गया। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो है हमारा, ये जाके अटैच हो जाएगा हमारे इथीन के डबल बॉन्ड से, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 से यहाँ पे। तो हमारे पास एक बड़ा फ्री रेडिकल बन जाएगा जिसका फॉर्मूला होगा C6H5
CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डॉट। तो ये एक बड़ा फ्री रेडिकल बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब जैसे ही ये फ्री रेडिकल जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इथीन के, एक दूसरा बड़ा साइज का रेडिकल बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो हमारा है ये वापस से CH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। कैसे बनेगा? C6H5 CH2 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 और CH2, उसमें 4 बन जाएंगे। फिर और से करेगा तो और 2 हमारे CH2 ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो रिपीटेशन रहता है इस सीक्वेंस का, उसके साथ हमारे नए और बड़े रेडिकल्स बनते जाते हैं और इसी से हमारा रिएक्शन जो है वो आगे चलता जाता है। इसीलिए इस स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, यानी कि चेन हमारी बढ़ती जा रही है। So ultimately at some stage the product radical thus formed reacts with another radical to form the polymerized product. अब क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे एक प्रोडक्ट रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ मिलके हमारा पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट बना लेता है और उस स्टेप को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। होता क्या है इसमें, जैसे ये एक हमारा रेडिकल है C6H5 CH2 ये इसकी रिपीटिंग यूनिट हो गई n टाइम्स, फिर CH2 ये एक हमारा रेडिकल है, ये इसी के जैसे रेडिकल के साथ मिल गया, यानी कि C6H5 CH2 इसकी रिपीटिंग यूनिट CH2 डॉट। तो ये हमारा एंड में पॉलीमराइज प्रोडक्ट बना लेगा और वो हमारा पॉलीमराइज प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। नीचे बना देती हूँ मैं, तो थोड़ा बड़ा है C6H5, फिर यहाँ पे आ गया हमारा CH2 n टाइम्स, फिर CH2 फिर वापस से हमारी CH2 वाली जो कि n टाइम्स रिपीट होगी और C6H5। तो ये हमारा पॉलीमराइज प्रोडक्ट बन जाएगा और जब हमारा पॉलीमराइज प्रोडक्ट बनेगा ये स्टेप रहेगा हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के प्रिपरेशन पे। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पढ़ लेते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जिनको हम एडिशन रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। तो पहला है हमारा पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जो है वो दो तरीके की होती है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? इट इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन under high pressure of 1000 to 2000 atmospheres at a temperature of 350 to 570 Kelvin in the presence of traces of dioxazine or a peroxide initiator which acts as catalyst. तो लो डेंसिटी पॉलीथीन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? अगर हम इथीन का पॉलीमराइजेशन हाई प्रेशर पे कराएं, यानी कि 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, और टेम्परेचर रहेगा 350 से 570 केल्विन का, और किसकी प्रेजेंस में? या तो डाइऑक्सीजन की कुछ ट्रेसेस हो या फिर पेरोक्साइड इनिशिएटर हो कैटलिस्ट की फॉर्म में, तब हमें LDP यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन मिल जाती है। Now the LDP obtained through the free radical addition and H atom abstraction has highly branched structure. अब जो LDP हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और H एटम के एब्स्ट्रैक्शन से मिलती है, उसकी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। H एटम का एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है जिसमें जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है उसे हम ट्रांसफर कराते हैं। देन लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत पुअर कंडक्टर होती है। इसीलिए इसे जो है इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स जो है उनके इंसुलेशन के काम में लिया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे टॉयज हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं और जो स्क्वीज बॉटल्स आती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लो डेंसिटी पॉलीथीन को काम में लेते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी पॉलीथीन की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। Now, high density polythene is formed when addition polymerization of ethene takes place in a hydrocarbon solvent in the presence of catalysts such as triethyl aluminium and titanium tetrachloride, that is Ziegler-Natta catalyst, at a temperature of 333 Kelvin to 343 Kelvin and under a pressure of 6 to 7 atmosphere. तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमारी कब बनती है? जब हम इथीन का एडिशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के अंदर, और इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो ज़ीगलर-नैटा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम। टेम्परेचर भी इसमें कम होता है 333 से 343 केल्विन तक का, और प्रेशर तो बहुत ही कम होता है, सिर्फ 6 से 7 एटमॉस्फेयर तक का। अब जो HDP है यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है जो प्रोड्यूस होती है, इसमें लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्लोज पैकिंग की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी केमिकली इनर्ट है और ज़्यादा टफ है और ज़्यादा हार्ड है अगर हम लो डेंसिटी पॉलीथीन से इसको कंपेयर करें तो। अब ये ज़्यादा टफ है, इसलिए हम इसको जो हमारी बाल्टियां हैं, डस्टबिन्स हैं, बॉटल्स हैं, पाइप्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो है
पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको हम आम भाषा में टेफ्लॉन भी बोलते हैं। सो टेफ्लॉन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे कराते हैं? जब हम टेट्राफ्लोरोइथीन को एक फ्री रेडिकल या फिर पर सल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे हीट कराते हैं, तब ये केमिकली इनर्ट होता है और कोरोसिव रिएजेंट जो होते हैं उनके अटैक से रेजिस्टेंट रहता है, रेजिस्ट करता है, मतलब कोरोड नहीं होता। नाउ इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स एंड गैस्केट्स एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। तो आपके जो भी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं, आपके पास नॉन स्टिक तवा है, तो उसकी कोटिंग जो है वो टेफ्लॉन से की जाती है। क्लियर है? इसका रिएक्शन कैसे रहता है? जैसे CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये हमारा है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसको कैटलिस्ट और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हमने हीट कराया तो हमारे पास बन के आ जाएगा CF2 की रिपीटिंग यूनिट, यानी कि ये हो गया हमारा टेफ्लॉन। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन जब हम कराते हैं एक्राइलोनाइट्राइल का परऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो है वो बनके तैयार हो जाता है। इसका रिएक्शन कैसे होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल है। इसका पॉलीमराइजेशन जब हम कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, CH2 CH इसकी N यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं? इट इज यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लॉन और एक्रिलेन। तो वूल के सब्स्टिट्यूट की तरह काम में आता है। जो कमर्शियल फाइबर्स हैं जैसे ऑर्लॉन हो गया, एक्रिलान हो गया, उनको बनाने के काम में आता है। अब जो हमारे एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं उनका बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है स्टेन्स की तरफ, केमिकल्स की तरफ, इंसेक्ट्स की तरफ और फंजाई की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो टेफ्लॉन होता है हमारा, इसकी जो कोटिंग्स होती हैं उनमें अगर डिकम्पोजिशन कभी आता भी है तो वो 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर अगर आप कर दोगे तब आएगा। जब भी तो हमारे नॉन स्टिक तवा वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, क्योंकि 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता ही नहीं है हमारी गैस पे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। Now, this type of polymerization generally involves a repetitive condensation reaction between two bifunctional monomers. अब इस टाइप के polymerization में होता क्या है? दो bifunctional monomers होते हैं, उनके बीच में repetitive तरीके से condensation reaction चलता रहता है। ये जो polycondensation reactions होते हैं, इनमें कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, वो लॉस हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब। और इसकी वजह से हमारे हाई मॉलिक्यूलर मास के कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है वो बन जाते हैं। इन रिएक्शंस में जो हर एक स्टेप का प्रोडक्ट होता है वो बाइफंक्शनल स्पीशीज होता है, और जो सीक्वेंस होता है कंडेंसेशन का वो चलता जाता है इसी तरीके से। अब क्योंकि हर स्टेप जो है वो एक अलग तरीके की फंक्शनलाइज स्पीशीज बनाता है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन और डेक्रॉन by the interaction of ethylene glycol and terephthalic acid is an example of this type of polymerization. तो इसका एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, जब हम टेरिलीन या डेक्रॉन बनाते हैं तब हम दो मोनोमर्स को रिएक्ट करवाते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा होता है हमारा टेरिफ्थैलिक एसिड। अब वो रिएक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। NCH2OH CH2OH, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यानी कि इथेन 1,2 डाइऑल। इसको हम ट्रीट करवाएंगे COOH और यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग आएगी, और फिर से COOH, यानी कि ये हमारा है टेरिफ्थैलिक एसिड, जिसको हम बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू हमारा जो है टेरिलीन या डेक्रॉन बन जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप लोगों को। OCH2 CH2O, यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग आ जाएगी और यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O रह जाएगा और ये N टाइम्स। तो ये हो गया हमारा टेरिलीन या डेक्रॉन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है हमारा पॉलीअमाइड्स का। Now these polymers possessing amide linkages are important examples of synthetic fibers and are termed as nylons. अब ये polymers जिनमें amide linkages होते हैं, ये काफ़ी important examples हैं हमारे synthetic fibers के, और इनको हम nylons बोलते हैं। अब जो जनरल मेथड है इनकी प्रिपरेशन का, उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं हम डाइअमीन्स का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या दूसरी तरफ अमाइनो एसिड और उनके लैक्टम्स का
भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करा के हम ये नायलॉन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम नायलॉन्स का प्रिपरेशन देखेंगे। तो पहला है हमारा नायलॉन 66। So nylon 66 is prepared by the condensation polymerization of hexamethylene diamine with adipic acid under high pressure and at high temperature। तो ये वाला मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे हमारा एडिपिक एसिड जो कि है COOH CH2 COOH। ये हमारा एडिपिक एसिड है। इसमें हमने हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन जो है वो ऐड कर दिया, यानी कि NH2 CH2 NH2। इसको हम 553 केल्विन पे हीट कराएंगे हाई प्रेशर पे। तो ये हमें नायलॉन 66 दे देगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। NH यहाँ पे होगा हमारा CH2 फिर हमारा वापस से NH आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारी चेन खत्म। तो ये हमारा नायलॉन 66 है। अब नायलॉन 66 का काम हम किस किस चीज में ले सकते हैं? इट इज यूज्ड इन मेकिंग शीट्स, ब्रिजल्स फॉर ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो आप ब्रश करते हो, उसके जो ब्रिजल्स होते हैं वो नायलॉन 66 के बने होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसको काम में लिया जाता है और शीट्स बनाने के काम में भी आता है। दूसरा नायलॉन है हमारा नायलॉन 6। Now nylon 6 is obtained by heating caprolactam with water at a high temperature। तो जब हम कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ हीट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हमें नायलॉन 6 जो है वो मिल जाता है। ये रिएक्शन कैसे होता है? सबसे पहले तो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर देख लो, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे NH हो गया, फिर यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है इसका, फिर अगेन CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर अगेन CH2, और ये यहाँ पे जाके बंद हो जाता है। तो हेप्टागोनल रिंग होती है इसकी। इसको हम 533 से 543 केल्विन पे हीट कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें नायलॉन 6 मिल जाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O CH2 NH, और यहाँ पे ये खत्म। ठीक है, ये हमारा नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। तो जो रस्सियां बनाते हैं हम या फैब्रिक्स बनाते हैं, जो टायर की कॉर्ड्स बनती हैं, वो नायलॉन 6 की ही बनती है। क्लियर है? तो ये थी पहली कैटेगरी, यानी कि पॉलीअमाइड्स की। दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, जो कि है पॉलीईस्टर्स की। सो दीज आर द पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायऑल्स। तो जब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायऑल्स का कंडेंसेशन कराते हैं, तब हमारे पॉलीईस्टर्स बनते हैं। डेक्रॉन या टेरिलीन जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो हमने अभी देखा था। तो जो हमारा डेक्रॉन है वो बन कैसे रहा था? जब हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल को टेरिफ्थैलिक एसिड के साथ हीट कराया 420 से 460 केल्विन के टेम्परेचर पे जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। क्या? जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड। तो डेक्रॉन फाइबर जो है वो क्रीज रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसमें क्रीज नहीं पड़ती है, और इसको हम कॉटन और वूल फाइबर्स के साथ ब्लेंड करा के काम में लेते हैं। दूसरी तरफ जो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं हमारे, उनमें ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल की तरह भी काम में आता है डेक्रॉन। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, यानी कि बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। सो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स जो है वो ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स है हमारे। They are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid or a base catalyst। तो जब हम फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंस कराते हैं, या तो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है वो मिल जाता है। अब ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है? विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल derivatives which further react with phenol to form compounds having rings joined to each other through CH2 groups। तो ये होता कैसे रिएक्शन वो देख लेते हैं। पहले इसमें हमारे ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव्स मिलते हैं। उसके बाद हम उनको आगे जब फिनॉल से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनकी रिंग्स जो हैं वो CH2 ग्रुप्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा है फिनॉल, इसको हमने CH2O यानी कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाया H+ या OH- की प्रेजेंस में। तो हमारे ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स जो है वो बन के आ जाएंगे, यानी कि OH यहाँ पे लगेगा और CH2OH यहाँ पे लगेगा, प्लस जो हमारा पैरा डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। OH यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH। इसके अलावा हमारा एक और डेरिवेटिव जो है वो बन के आता है, जिसमें हमारे तीनों साइड CH2OH जो है वो
लगा हुआ रहता है, ऑर्थो, पैरा और यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन में। उसके बाद अगर हम ये वाला इसका डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि ऑर्थो वाला, तो इसमें हम क्या कराएंगे, इसको हम इसमें OH प्लस से इसको ट्रीट करवाएंगे N मॉलिक्यूल्स को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, CH2, फिर यहाँ पे हमारी एक बेंजीन रिंग होगी, फिर यहाँ पे CH2 होगा, फिर हमारी एक बेंजीन रिंग होगी, फिर यहाँ पे CH2 होगा, फिर हमारी बेंजीन रिंग होगी और इन सब पे OH जो है वो लगा हुआ रहेगा। तो ये CH2 ग्रुप से जुड़ी हुई है हमारी दो बेंजीन रिंग। तो इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो इनिशियल प्रोडक्ट बनता है हमारा वो लीनियर होता है और इसका नाम होता है नोवोलैक, और ये यूजुअली जो हमारे पेंट्स होते हैं उनमें काम में आता है। अब जब हम नोवोलैक को हीट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और ये एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बना लेता है जिसको हम बोलते हैं बेकलाइट। और बेकलाइट जो है वो हमारे कंघे बनाने के काम में आता है, जो कोम्स होते हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के काम में आता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में आता है और अलग अलग यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स हैं उनको बनाने के भी काम में आता है। अब जो हमारा बेकलाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस सिंपल है। जो हमारा नोवोलैक था उसकी हमने जैसे दो रिंग्स बना दी, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर से बेंजीन रिंग आ गई, फिर CH2, इसके साथ साथ हमारा यहाँ नीचे ये CH2 से दूसरी वाली हमारी जो लीनियर रिंग है उससे जुड़ जाता है। तो ये क्रॉस लिंकिंग हो गई, बस यही हमारा बेकलाइट जो है वो हो जाता है। OH ग्रुप हमारा सब में लगा रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा बेकलाइट हो गया जो कि एक इनफ्यूजिबल सॉलिड होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। सो ये पॉलीमर जो है इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। कैसे मिलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेलामाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन रिंग जैसा ही होता है, बस उसमें तीन तरफ जो है हमारे N लगे रहते हैं यानी कि नाइट्रोजन लगे रहेंगे और तीन साइड हमारा NH2 जो है वो लगा रहेगा और यहाँ पे हमारे तीन जो है वो डबल बॉन्ड्स भी होंगे। तो ये हमारा मेलामाइन है। अब जब हम इसको HCHO से रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें किस तरीके का प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे जो है हमारा NH2 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे भी हमारा NH2 एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा NHCH2OH यानी कि HCHO यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनाया है। फिर हम इसका आगे जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा फाइनल वो कुछ इस तरीके का होगा। NH यहाँ पे लग जाएगा हमारा, फिर हमारी बेंजीन रिंग आएगी यहाँ पे हमारा NH रहेगा और यहाँ पे हमारा NHCH2 रहेगा और ये हमारा N टाइम्स रहेगा। तो ये हमारा मेलामाइन का पॉलीमर रहे। क्लियर हो गया? अब मेलामाइन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनानी है, जो क्रॉकरी के आइटम्स होते हैं जो टूटे नहीं, ऐसे आइटम्स बनाने हैं, तब हम इस रेजिन का, इस पॉलीमर का इस्तेमाल कर। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप पे जो कि है कोपॉलीमराइजेशन। नाउ कोपॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer। अब ये एक ऐसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें हम एक से ज्यादा तरीके की मोनोमेरिक स्पीशीज का एक मिक्सचर लेते हैं, उनको पॉलीमराइज होने देते हैं और एक कोपॉलीमर बनवा देते हैं। अब कोपॉलीमर जो है वो यहाँ पे सिर्फ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से ही नहीं बनता है बल्कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनता है। इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर यूज्ड इन द सेम पॉलीमेरिक चेन। अब इसमें एक ही मोनोमर की मल्टीपल यूनिट्स होती हैं जो कि एक ही पॉलीमेरिक चेन में प्रेजेंट होती हैं। जैसे एक मिक्सचर लेंगे अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइईन का और स्टाइरीन का, तो वो एक कोपॉलीमर बनाएगा। कैसे? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसके अलावा हमने ले लिया हमारा स्टाइरीन जिसका कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर, CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन रिंग पे। तो ये हमें कोपॉलीमर देगा जो कि होगा ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन कोपॉलीमर, जिसको हम ब्यूनाएस बोलते हैं वही। तो ये किस तरीके से होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CH, देन CH2, और जो हमारी बेंजीन रिंग होगी वो इस तरीके से इस पे लगी हुई रहेगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कोपॉलीमर। अब कोपॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होमोपॉलीमर्स से काफी अलग होती हैं। जैसे जो हमने ये वाला कोपॉलीमर बनाया ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन, ये काफी टफ होता है और नेचुरल रबर का काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है।
इसको हम ऑटो टायर्स बनाने के काम में लेते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाने के काम में लेते हैं, फुटवियर के कुछ कंपोनेंट्स बनाने के काम में ले सकते हैं, और जो केबल होता है हमारा उसकी इंसुलेशन के काम में भी ये आता है। ठीक है, सो अब हमने रबर की बात करी है तो सीधे हमारे रबर के टॉपिक पे आते हैं। तो रबर जो है वो दो तरीके का है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो पहले नेचुरल रबर के बारे में बात करते हैं। रबर जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है और उसमें कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। इसको हम इलास्टोमर भी बोल सकते हैं और इसके बहुत सारे यूजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हम? इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स विच इज अ कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर। इसको हम रबर लेटेक्स के थ्रू प्रिपेयर कराते हैं। रबर लेटेक्स क्या होता है? जब हम रबर को वाटर में डिस्पर्स कराते हैं तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, जो कोलोइडल डिस्पर्जन बनता है, वो होता है रबर लेटेक्स। अब ये लेटेक्स मिलता कैसे है? जो हमारा रबर का पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उससे मिलता है। और ये रबर का पेड़ हमें कहाँ कहाँ मिलता है? इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और साउथ अमेरिका में। तो वहां से हमें ये लेटेक्स जो है ऑब्टेन होता है। अब जो नेचुरल रबर है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, that is 2-methyl-1,3-butadiene and is also called as cis-1,4-polyisoprene। अब नेचुरल रबर को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये आइसोप्रीन का एक लीनियर पॉलीमर है, यानी कि 2-methyl-1,3-butadiene का। इसीलिए हम नेचुरल रबर जो है उसको cis-1,4-polyisoprene बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे CH2 लग गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। ये हमारा 2-methyl-1,3-butadiene है। इसके साथ हमने एक और अगर 1,3-butadiene हमारा मिला दिया, ठीक है, यहाँ से CH3, यहाँ पे H, फिर उसके बाद इससे हमने एक और कनेक्ट कर दिया हमारा CH2, C डबल बॉन्ड C, H, CH2, फिर आगे ये चेन चलती जाएगी, यहाँ पे CH3। तो ये हमारा नेचुरल रबर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल होता है, इसमें अलग अलग चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ी रहती हैं और इनका एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम इसको स्प्रिंग की तरह खींच सकते हैं और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती। क्लियर है? अब आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट चीज पे रबर के, जो कि है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब नेचुरल रबर जो है वो हाई टेम्परेचर पे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि 335 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर्स पे यानी कि 283 केल्विन के कम के टेम्परेचर पे ब्रिटल हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और इसमें हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सोल्यूबल रहता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके अटैक से ये नॉन रेजिस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंट नहीं होता है, मतलब इजीली उनसे अटैक हो जाता है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अपनाया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर and an appropriate additive at a high temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin। इसमें हम क्या करते हैं, जो रॉ रबर है उसके मिक्सचर को हीट कराते हैं सल्फर और एडिटिव के साथ मिला के एक ऐसे टेम्परेचर रेंज पे जो कि 373 केल्विन से 415 केल्विन के बीच में होता है। इससे क्या होता है, जो सल्फर है वो क्रॉस लिंक्स बना लेता है रिएक्टिव साइड्स पे, जो डबल बॉन्ड्स की रिएक्टिव साइड्स होती हैं, और जो रबर है हमारा वो स्टिफ हो जाता है। कैसा दिखता है वो? ये देखो, ये हमारा वल्केनाइज्ड रबर है। ये सल्फर जो है इसने क्रॉस लिंक्स बना लिए तो हमारा रबर जो है वो स्टिफ हो जाता है। जब हम टायर का रबर बनाते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम 5% सल्फर जो है वो यूज करते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट की। जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो इस तरीके का भी हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे सिंथेटिक रबर्स पे। नाउ सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर which is capable of getting stretched to twice its length। अब सिंथेटिक रबर कोई सा भी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर हो सकता है जो कि अपनी लेंथ से दुगुना स्ट्रेच किया जा सके, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल शेप पे रिटर्न कर जाएगा जैसे ही हमने जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको रिलीज किया। तो इसलिए जो सिंथेटिक रबर्स होते हैं या तो वो 1,3-ब्यूटाडाइईन डेरिवेटिव्स के होमोपॉलीमर्स होते हैं, या फिर 1,3-ब्यूटाडाइईन और उसके बाकी डेरिवेटिव्स को जब हम अनसैचुरेटेड मोनोमर के साथ मिला के कोपॉलीमर बनाते हैं तो वो कोपॉलीमर भी हमारा सिंथेटिक रबर हो सकता है। अब सिंथेटिक रबर को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। दो सिंथेटिक रबर्स देखेंगे हम, नियोप्रीन और ब्यूना एन, क्योंकि ब्यूना एस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन जो है
उसको हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करा के प्रिपेयर करते हैं। और हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराते किसका है? क्लोरोप्रीन का। तो क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्लोरोप्रीन होता है, यानी कि 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। CH2C, ऊपर Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर CH2N। तो ये हो गया हमारा नियोप्रीन। अब जो नियोप्रीन है, इट हैज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। तो वेजिटेबल और मिनरल ऑयल्स के प्रति इसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो काफी अच्छी होती है। इसको हम कन्वेयर बेल्ट्स, गास्केट्स और जो होजेस होते हैं हमारे, उनको बनाने के काम में ले सकते हैं। गास्केट क्या होता है? एक फ्लैट पीस होता है सॉफ्ट मटेरियल का, जो कि हम दो जॉइंट सरफेसेस के बीच में इस्तेमाल करते हैं जिससे लीकेज को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो उसको बनाने के काम में आता है नियोप्रीन। नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक रबर है वो है ब्यूना एन। तो ब्यूना एन कैसे ऑब्टेन करते हैं हम? जब हम 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल को कोपॉलीमराइज कराते हैं परऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब हमें ब्यूना एन मिल जाता है। तो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइईन, जो कि CH2CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसमें हम एक्राइलोनाइट्राइल मिलाएंगे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH CN, और इसको जब हम कोपॉलीमराइज कराएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा ब्यूना एन, यानी कि CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2CH2 CH CN। तो ये हो गया हमारा ब्यूना एन। अब ये जो है पेट्रोल के रिएक्शन की तरफ रेजिस्टेंट होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल के प्रति भी रेजिस्टेंट होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के प्रति भी रेजिस्टेंट होता है। इसको हम किस किस काम में ले सकते हैं? जब हम ऑयल सील्स बना रहे हैं या जो हमारे टैंक होती है उनकी लाइनिंग जब हमें करानी होती है, तब हम ब्यूना एन को काम में लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे सारे सिंथेटिक रबर्स, और इसी के साथ हमारा जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। नाउ पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास, साइज एंड स्ट्रक्चर। अब जो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती हैं, उसके साइज पे भी डिपेंड करती हैं और उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती हैं। नाउ द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा मोनोमर्स हमारे रिएक्शन मिक्सचर में होंगे उतनी ज्यादा हमारी पॉलीमर चेन जो है वो ग्रो करेगी। इसीलिए जो पॉलीमर सैंपल है उसमें चेन्स जो है वो अलग अलग लेंथ की हमें मिलती हैं, और इसी वजह से उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमेशा हम एवरेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर मास है पॉलीमर्स का, उन्हें हम फिजिकल मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं और केमिकल मेथड से भी। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब जो लार्ज नंबर होता है पॉलीमर्स का, दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट to the environmental degradation processes and are thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste material। अब हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन प्रोसेस में डिग्रेड नहीं होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से जो हमारा सॉलिड वेस्ट है पॉलीमर्स का, वो इकट्ठा होता रहता है। Now these solid wastes causes acute environmental problems and remain undegraded for quite a long time। अब इस तरह की जो सॉलिड वेस्ट होते हैं हमारे, ये हमारी एनवायरनमेंट में काफ़ी तरीके की परेशानियां क्रिएट करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक अनडिग्रेडेबल फॉर्म में रहते हैं। नाउ इन व्यू ऑफ द जनरल अवेयरनेस एंड कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्टेज, सर्टेन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड। तो इन पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्टेज की वजह से जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ नए बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये पॉलीमर्स जो हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सेम रहते हैं जैसे कि हमारे बायोपॉलीमर्स में होते हैं उस तरीके। नाउ एलिफेटिक पॉलीस्टर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है इस तरीके के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनके, वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, यानी कि PHBV। इसको कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid। तो हम जब 3-hydroxybutanoic acid यानी कि CH3CHOH CH2COOH इसको रिएक्ट करवाएंगे CH3CH2CHOH CH2COOH से, यानी कि 3-hydroxypentanoic acid से, तो हमें PHBV मिल जाएगा।
जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, OCH, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर अगेन O, फिर CH, CH2, C डबल बॉन्ड O, इसकी पूरी चेन, और यहाँ पे CH पे लगेगा हमारा CH2, CH3। तो ये PHBV होगा। अब PHBV को हम यूज किस चीज में करते हैं? इट इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स। तो इन तीनों चीजों में इसको काम में लिया जाता है। अब जो PHBV है, इसका आराम से बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो जाता है एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब आता है हमारा दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो कि है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अब ये होता क्या है? इट इज एन ऑल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, दैट इज NH2CH2COOH, and amino caproic acid, that is NH2CH2 5COOH, and is biodegradable। तो ये ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड जो है उसका कोपॉलीमर होता है और ये बायोडिग्रेडेबल है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं हम। जैसे कि ये हो गया हमारा NH2CH2COOH, ये हमारा ग्लाइसिन है, इसमें हमने NH2CH2 5COOH मिक्स कर दिया, यानी कि कैप्रोइक एसिड। तो हमारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बन जाएगा। ये होगा C डबल बॉन्ड O, CH2NH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 5NH, और ये हमारा पॉलीमर बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का, ये आपकी NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट पार्ट पे, और इस चैप्टर के भी लास्ट पार्ट पे, जो कि है पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अब जो पॉलीमर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, उसके अलावा भी कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स होते हैं हमारे। तो इस टेबल में आपको पॉलीमर का नाम, उस पॉलीमर में मोनोमर क्या यूज किया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो पहला आता है हमारा पॉलीप्रोपीन। तो नाम से ही पता चल रहा है पॉलीप्रोपीन है, यानी कि इसमें मोनोमर क्या हो गया? प्रोपीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीका का होता है। स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जो मेन हमने पढ़े हैं उनके स्ट्रक्चर याद रखना। वो भी आपके बनाने के लिए तो आएंगे नहीं, MCQs में पूछे जा सकते हैं, बस सिंपल, और कुछ नहीं। ज़्यादातर तो यूजेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पॉलीप्रोपीन को हम रोप्स, टॉयज, पाइप्स और फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं, 4 चीज़ों के। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर हो गया स्टाइरीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। इसको हम इंसुलेटर की तरह काम में ले सकते हैं, रैपिंग मटेरियल की तरह काम में ले सकते हैं, टॉयज, रेडियोज और टेलीविजन के जो कैबिनेट्स बनाते हैं हम, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन कैबिनेट्स क्या होते हैं? जिस कैबिनेट में आप अपना टीवी रखते हो ना, उसके आसपास की जो लाइनिंग रहती है वो। देन नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। इसके बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, जो PVC के पाइप्स आते हैं वो इसी के बने होते हैं। तो इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। इसको हम रेन कोट्स जो आते हैं हमारे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, हैंडबैग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, विनाइल फ्लोरिंग की मैन्युफैक्चरिंग में, और जो वाटर पाइप्स यानी कि जो PVC पाइप्स आते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं। फिर आता है हमारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसमें 2 मोनोमर होते हैं, एक यूरिया और एक फॉर्मल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। इसको हम अनब्रेकेबल कप्स बनाने के काम में लेते हैं, और जो हमारी लैमिनेटेड शीट्स होती हैं वो भी इसी रेजिन से बनती है। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लिप्टाल। इसमें 2 मोनोमर है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। इसको हम पेंट्स और लैकर्स बनाने के काम में लेते हैं। लैकर्स मैं बता चुकी हूँ कई बार, जो हमारे ट्रांसपेरेंट पेंट्स होते हैं जिनको हम वुड्स वगैरह पे पेंट करते हैं, उनकी शाइन और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा बेकलाइट। बेकलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। इसको हमने पढ़ ही लिया। इसको हम कॉम्स बनाने के काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में लेते हैं, कंप्यूटर की जो डिस्क होती हैं वो भी बेकलाइट की बनी होती हैं, और कुछ कुछ जो हमारे बर्तन हैं उनके हैंडल्स भी बेकलाइट के बने हुए होते हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे पॉलीमर्स जो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी सिर्फ एक यूनिट बची है, जो कि 12th केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट है, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उस यूनिट को हम कल से चालू करेंगे और उसे भी हम 2 से 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा।
आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।